हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? तो दोस्तों, कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके अपने चैनल द गुरुजी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 21 मई 2020 का करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? दोस्तों, थाईलैंड ने जो है ये जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम है अम्फान रखा है। इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने 16 साल पहले रखा था। यह चक्रवात 1999 के ओडिशा के चक्रवात के बाद से बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पदभार संभालेंगे। WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान में 34 सदस्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फर्म ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। 5000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीसरा हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? दोस्तों, अरुणाचल राज्य की बात है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वन सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को एक पत्र के माध्यम से अवगत किया कि क्यों एटालिन जल विद्युत परियोजना को रद्द किया जाना चाहिए। एटालिन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी देते समय वन संरक्षण और संबंधित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की गई है। यह परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा यह पूरा पाषाणकालीन इंडो चाइनीज और इंडो मलयन जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संधि स्थल पर स्थित होगी। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? तो दोस्तों, कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों के केवाईसी के लिए अपनी तरह का एक नया प्रयोग कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवाईसी सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह सुविधा केवल सेविंग्स अकाउंट के लिए पायलट बेसिस पर हो सकेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में नो योर कस्टमर केवाईसी मानदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित केवाईसी विकल्प पेश किया। कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो केवाईसी प्रक्रिया को जोड़ने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितनों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है, जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त उभयचरी में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियों और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। यह फंड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा। खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने और उनकी प्री मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जारी की गई है। आवंटित राशि में से 15,200 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों के माध्यम से और 5300 करोड़ रुपए आरआरबी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत के इस योगदान की सराहना की है, विशेषकर तब जब दुनिया महामारी के संकट से जूझ रही है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA को $2 मिलियन की सहायता मुहैया कराई है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को यह योगदान भारत सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी को दिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। चप्पल प्रदान करके प्रवासी श्रमिकों की सहायता की जा रही है। भारत सरकार प्रवासी श्रमिकों को उनके घर कस्बों में लौटने में मदद करने के लिए कई उपाय कर रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उन्हें खतरों से बचाने के लिए हर साल 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यह खास दिवस आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकों को नेतृत्व करने वाले एंटोन जनसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मधुमक्खियां सबसे बड़ी परागण होती है जो वे वर्तमान में निवेश के नुकसान, परजीवी बीमारियों और कृषि कीटनाशकों के कारण खतरे में है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का सेशन यही खत्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए, जानकारी जिसमें हम आपको दे रहे हैं अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।